अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ईआर डायग्राम का है। ईआर डायग्राम की हमने स्टडी किया था कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या है, किस तरह से हम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर शेप से। जो हमारे पास हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो रिलेशनशिप है उसको हम डायमंड शेप के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ईआर डायग्राम की। फर्स्ट वन जो एग्जांपल है वो है कार मैन्युफैक्चरर कंपनी की। एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या एंटिटीज़ होंगी, उसमें हम किस तरह से इन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। जी, ईआर डायग्राम फॉर अ कार मैन्युफैक्चरर में जो एंटिटीज़ हमारे पास है, फर्स्ट वन है डीलरशिप, देन मैन्युफैक्चरर, कार एंड शिपर। फोर एंटिटीज़ इसमें यूज़ होंगे हमारे पास। डीलरशिप, मैन्युफैक्चरर, कार एंड शिपर, ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं जिसको रेक्टेंगुलर शेप में लिखा गया है। अब जो रिलेशनशिप इनका इन चार एंटिटीज़ का आपस में क्रिएट होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन ये है कि वन मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स वन और मैनी कार, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो बिल्ड कर सकती है वन और मैनी कार्स। यहाँ पर हमारे पास ये कंपल्शन क्या आ जाती है कि एक कार या एक से ज़्यादा कार्स जो है वो बिल्ड करवाई जाती है किससे, मैन्युफैक्चरर कंपनी से। कम से कम एक ऐसी मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी जो कि एक या एक से ज़्यादा कार्स को बिल्ड कर सकती है। सेकंड जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है कि मैन्युफैक्चरर, वन मैन्युफैक्चरर कंपनी लाइसेंसेस वन और मैनी डीलरशिप्स। एक जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो लाइसेंस अलाउ करती है एक या एक से ज़्यादा डीलरशिप्स को। थर्ड जो हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट होता है शिपर और कार के दरमियान होगा कि ज़ीरो और मैनी शिपर ट्रांसपोर्ट वन और मैनी कार्स। अब यहाँ पर जो कंसीडर करना है, जिस चीज़ को नोट करें कि शिपर जो है वो मैनी भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि वो ज़ीरो हो, कि समटाइम ये हो कि शिपर कोई है ही अवेलेबल नहीं है जो हमारे कार्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, लिहाजा हमारे पास ज़ीरो होगा। मोडालिटी और कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट आपने पहले स्टडी किया था। तो मोडालिटी में हम मिनिमम देख रहे होते हैं, लिहाजा शिपर की तरफ हम मिनिमम देख रहे हैं कि मिनिमम क्या होगा, कि ये होगा कि कोई शिपर ही ना हो जो कोई कार को ट्रांसपोर्ट कर सके। और अगर ये हमारे पास मिनिमम यानी कि ज़ीरो की तरफ हम थे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैनी शिपर्स भी हो सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे कार को। अब मैनी की तरफ जब हम जाते हैं तो कम से कम एक कार तो लाजमी होगी या फिर एक से ज़्यादा कार्स भी हो सकती हैं। फोर्थ वन जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो मैन्युफैक्चरर एंड शिपर एंटिटीज़ के दरमियान में है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है ज़ीरो और मैनी शिपर से, यानी कि चांसेस हैं हमारे पास कि मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी किस बहुत सारे शिपर से भी वो कॉन्टैक्ट कर सकती है, या वो किसी भी शिपर से कॉन्टैक्ट ना करें। मे भी अभी वो डेवलप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं कॉर्ड्स को, और अभी उनका शिपर वाला जो सिस्टम है या जो करना चाहते हैं वो नहीं फ़िलहाल कर रहे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी तो होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो शिपर्स के साथ कॉन्टैक्ट करती है या नहीं करती। वो ज़ीरो भी हो सकता है कि वो नहीं कर रही, या ये भी हो सकता है एक से ज़्यादा शिपर्स के साथ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर इस डायग्राम में इसको एक कंप्लीट फ्लो के फॉर्म में बताया गया है कि किस तरह से इनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट किया जा रहा है। ईआर डायग्राम का एक जो हम बनाएंगे कम्प्लीटली, वहाँ पर हमने एक सिंपल एक एक रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़ डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पर एक कंप्लीट जो आपका फ्लो चार्ट जो बनता है ईआर डायग्राम का, उसको हम देखते हैं। डीलरशिप, मैन्युफैक्चरर, शिपर एंड कार, एंटिटीज़ वही चार हैं हमारे पास, रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट वही है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है, एक मैन्युफैक्चरर वो बिल्ड करता है वन और मैनी कार्स। अगेन मैन्युफैक्चरर का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है डीलरशिप एंटिटी के साथ। क्या रिलेशनशिप है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी लाइसेंस करेगी, किसको लाइसेंस करती है, वन और मैनी डीलरशिप्स, एक से ज़्यादा डीलरशिप्स के साथ लाइसेंस उसको होगा। जो थर्ड रिलेशनशिप मैन्युफैक्चरर एंटिटी का क्रिएट हो रहा है वो है शिपर एंटिटी के साथ। वो क्या आपके पास रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर कंपनी ऐसी होगी जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी एक कम से कम हमारे पास एक कंपनी तो होगी जो मैन्युफैक्चरर है,
तो वो कॉन्टैक्ट करेगी ज़ीरो और मैनी शिपर्स के साथ। अब हम चलते हैं ये डीलरशिप एंटिटी की तरफ। डीलरशिप एंटिटी जो है, इसका जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? डीलरशिप एंटिटी का रिलेशनशिप हम क्रिएट कर रहे हैं कार के साथ और मैन्युफैक्चर कंपनी से। सबसे पहले डीलरशिप का कार एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो ये है कि वन डीलरशिप स्टॉक करता है वन और मैनी कार्स। अगर एक डीलरशिप एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो एक कम से कम उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम की तरफ अगर हम जा रहे होते हैं कार्डनैलिटी देखें तो वो वन होगी। वो स्टॉक करेगा वन और मैनी कार्ड्स। वो उसके पास एक भी हो सकती है कार या एक से ज़्यादा कार्ड्स को भी वो स्टॉक कर सकते हैं। इसी तरह से अगेन जो उसका मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक बनता है वो यही है कि एक या एक मैनी जो है आपके पास डीलरशिप्स वो लाइसेंस करते हैं। लाइसेंस उनका किसके साथ होगा? किसी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ। डिफरेंट हो सकते हैं डीलरशिप्स, लेकिन हर डीलरशिप का एक किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ लाइसेंस होगा। थर्ड जो हमारे पास हम एंटिटी हमारी है कार की, इसका रिलेशनशिप अगर चेक करें, इसका शिपर एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है वो मैनी से हम आ रहे हैं, वन और मैनी से हम चलेंगे मैनी की तरफ कि एक या एक से ज़्यादा कार ऐसी हो सकती है जिनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा ज़ीरो शिपर के थ्रू भी और मैनी शिपर्स। ये भी चांसेस हैं कि कोई भी शिपर ना हो, ये भी हमारे पास चांस है कि एक से ज़्यादा शिपर्स हों जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे एक या एक से ज़्यादा कार्स को। तो जो हमने प्रीवियस वो फोर रिलेशनशिप्स इन फोर एंटिटीज़ के दरमियान में स्टडी किए थे उन्हीं को कंबाइनली यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये एक कंप्लीट हमारे पास हमारी ER डायग्राम क्रिएट हो चुकी है। सेकंड जो हमारे पास ER डायग्राम की हम एग्जांपल स्टडी करेंगे एडमिशन सिस्टम की है। अक्सर एग्जामिनेशन में भी एडमिशन सिस्टम की ER डायग्राम से रेलेवेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको स्टडी करते हैं कि एक एडमिशन सिस्टम में हम किन एंटिटीज़ को लेते हैं और उनके दरमियान में फिर रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। जी, ER डायग्राम ऑफ एडमिशन सिस्टम। हमारे पास जो कोई भी ER डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाने से पहले एक स्टेटमेंट होती है जो दी जाती है जिसको हमें स्टडी करना होता है, हम रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से फाइंड करते हैं कि हमारी एंटिटीज़ ये होंगी और इनके दरमियान में रिलेशनशिप के बारे में भी उसी जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, डिस्क्रिप्शन होती है उसकी, उसमें डिटेल मौजूद होती है। करना क्या है, हमने उसको एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है कि बजाय हम एक कंप्लीट स्टेटमेंट को रीड करें और फिर उसमें से हम देखें कि किस तरह से काम को लेकर चलना है। जिस तरह से एक कोई पर्सन आपको वैसे बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जी इस तरह से उसने अपने वर्क को परफॉर्म करवाना चाह रहा है। कोई अपने घर का नक्शे की अगर बात करते हैं तो अपने घर का आर्किटेक्चर बता देगा कि जी मैंने इस तरह का बनवाना है, लेकिन उसको आप एक मैप के फॉर्म में जब बना देते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ से यहाँ पर इनका लिंक चल रहा है, यहाँ से यहाँ इनका फ्लो है। तो इसी तरह से हमारे पास ER डायग्राम ऑफ एडमिशन सिस्टम में है कि सपोज कॉलेज ऑफर्स एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ICS, pre-medical, pre-engineering, etc. A particular student may be selected for more than one group, but she can deposit fee for only one group. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एंटिटीज़ हमारे पास एक स्टूडेंट की है, दूसरा स्टूडेंट ने जिस ग्रुप में एडमिशन लेना है तो इट्स मीन एक ग्रुप की एंटिटी होगी। इसके अलावा हम इसमें फीस सबमिट करवा रहे हैं तो एक हमारे पास फी की एंटिटी हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं रिलेशनशिप क्या क्रिएट होगा कि वन और मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइज फॉर वन और मैनी ग्रुप्स। कोई हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि कम से कम एक स्टूडेंट तो होगा जो अप्लाई करेगा ग्रुप के लिए, किसी भी एक ग्रुप के लिए, ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी हमारे पास स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम की तरफ हम जब बात करते हैं कि वन और मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइज फॉर वन, एक ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा ग्रुप्स के लिए भी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। जो सेकंड हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट होगा वो फ़ी और स्टूडेंट के दरमियान होगा कि वन और मैनी स्टूडेंट्स डिपॉजिट वन फ़ी। हर स्टूडेंट एक ही फ़ी सबमिट करवाएगा, लिहाजा फ़ी के तरफ जो हमारे पास होगा वो वन का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा होगा और फ़ी से अगर स्टूडेंट की तरफ देखें तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है कि एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिपॉजिट करते हैं अपनी फ़ीस को, लेकिन कितनी फ़ीस जमा करवाने वो करवाएंगे एक ही फ़ीस। हम एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट डिपॉजिट करते हैं ओनली वन फ़ी। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू वन की तरफ जाएगा। इसी ER डायग्राम जो एडमिशन सिस्टम की है हम एक इसको फ्लो के फॉर्म में बना लेते हैं। जो दो रिलेशनशिप क्रिएट की थी उनको कंबाइन कर लेते हैं।
तीन एंटिटीज थी, स्टूडेंट, ग्रुप एंड फी। वन और मैनी स्टूडेंट्स अप्लाइज फॉर वन और मैनी ग्रुप्स। सिमिलरली वन और मैनी स्टूडेंट्स डिपॉजिट वन फी। तो यही दो रिलेशनशिप्स हमने पहले भी स्टडी किए हैं। इनको जब कंबाइन हमने बना लिया तो ये एक हमारे पास डायग्राम हमारी बन गई है, या डायग्राम ऑफ एडमिशन सिस्टम। नेक्स्ट जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे ये है हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या है हमारे पास के द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ database design is to map the conceptual data model to an implementation model. A particular DBMS must be able to process this model. The database and database system must be acceptable to the organization and all its users. The users can easily perform different operations on the database and no problem can be created for use. The database development process includes a series of phases. The major phases are planning, analysis, design and implementation. Each phase is divided into steps. तो यहाँ पर ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में कि जो हमने जो सारा काम परफॉर्म करना है उसके हम कुछ स्टेजेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम प्लान करते हैं कि हमने क्या डेवलप करना है, उसकी प्लानिंग होती है, उसमें कितना बजट होगा, क्या कॉस्ट हमारी होगी, कितना टाइम कंज्यूम होगा, कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारा काम जो है हमारा प्लानिंग में आ जाता है। देन हम एनालिसिस करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है उसको देखते हैं कि वो क्या था, और हमने जो न्यू सिस्टम क्रिएट करना है उसका एनालिसिस करते हैं कि जो उसमें हम चीज़ें बनाना चाह रहे हैं क्या वो बिल्ड भी हो सकेंगी या नहीं। देन थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है डिज़ाइन का। उसका एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है जो कि डिज़ाइन कंप्यूटर के हमारे इसमें या डायग्राम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो डिज़ाइन दो तरह से हम देख रहे होते हैं, एक लॉजिकल और दूसरा फिजिकल डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। फोर्थ वन, जब डिज़ाइन भी क्रिएट हो जाता है हम उसके फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप होता है। बेसिकली डिज़ाइन हम ये कह सकते हैं कि हम एक मैप है हमारा जो कंसेप्चुअली जो हमें डाटा एक जो इम्प्लीमेंट करना है, जिस अपने सिस्टम को डेवलप करना है डीबीएमएस में, तो एक ऐसा हम अपना वो मैप क्रिएट कर लें या एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर लें, पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो ताकि हम उससे अंदाज़ा हो कि हमारे इस डीबीएमएस सिस्टम के लिए क्या कुछ एक्सेप्टेबल है इस प्रोसेस में, इस मॉडल में, और क्या चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। इन चीज़ों को स्टडी करना, इसको देखना, ये हमारे पास आता है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस में जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, प्लानिंग के बाद एनालिसिस, देन हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, लॉजिकल डीबी डिज़ाइन की जाती है, फिजिकल डीबी का डिज़ाइन होगा, एंड द फोर्थ वन हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। जब एक डेवलप हो गया, डिज़ाइन हो गया, देन हम उसको इम्प्लीमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है कि प्लानिंग।
प्लानिंग कब स्टार्ट करते हैं? जब हमारे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है, यानी कि जब कस्टमर रिक्वेस्ट करता है किसी डाटाबेस सिस्टम को डेवलप करने की, देन हम प्लानिंग फेज में पहुंचते हैं, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसमें परफॉर्म की जाएंगी, कौन से ऐसे सिस्टम में क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और ये भी डिसाइड किया जाता है कि इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम होगा, इसका बजट इसमें कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने पर्सन्स को हमें इन्वॉल्व करना होगा। मतलब एक कंप्लीट उस सिस्टम को डेवलप करने तक का पूरा प्लान क्रिएट किया जा रहा होता है प्लानिंग में। द डेटाबेस प्लानिंग फेज begins when a customer requests to develop a database system. It consists of various activities. This phase decides the resource required in the database development. It also decides the limits, टाइम लिमिट फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द सिस्टम। हम टाइम लिमिट भी डिसाइड करते हैं कि ये जो आपने प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट किया है हमें कि हम विद इन अ वीक आपको डेवलप करके देंगे, हम कितने टाइम में इसको डेवलप करेंगे, विद इन 1 डे का काम है, ये वीक का है, मंथ का है, ये कितने मंथ्स में ये काम कंप्लीट हो सकता है। सेकंड हमारे पास है एनालिसिस। एनालिसिस हम करते हैं जो भी करंट सिस्टम होता है उसका, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम पहले अगर उनके पास कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो उनका एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको स्टडी करेंगे, और अगर नहीं है, सारा काम उनका मैनुअल ही था, देन हम मैनुअली सिस्टम जो है उसको स्टडी करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं एनालिसिस में, उनसे पूछते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चीज़ें डेवलप करवाना चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि किस तरह का सिस्टम एक डेवलप होना चाहिए, और फिर उनको एनालाइज करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेने के बाद कि क्या वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो कितनी कंप्लीट हो सकती हैं, किस तरह से उसको हमने कंप्लीट करना है। Analysis is done in order to study the current system. It is very important activity for the development to database system. In this phase, the requirements and expectations of the users are collected and analyzed. हम ये देखते हैं कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो उसके एक्सपेक्टेशन है उनको कलेक्ट किया जाएगा और उसको एनालाइज किया जाएगा। द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द करंट सिस्टम। जो की हमारी रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं वो हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में सिस्टम को, उसके में क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमने करंट सिस्टम जब स्टडी कर लेते हैं हम इसके ड्रॉबैक्स मालूम हो जाते हैं। तो ये मालूम होता है कि यूज़र जो अब न्यू सिस्टम है ये ड्रॉबैक्स नहीं चाहता, वो इन्हीं ड्रॉबैक्स को क्या चाहता है कि उसके ये एडवांटेजेस बन जाए, ये उसका सिस्टम एक ऐसा हो जो कि उसको फैसिलिटेट ज़्यादा कर सके। थर्ड जो हमारे पास स्टेप है डेटाबेस डिज़ाइन का। डेटाबेस डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। इन दिस फेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज डिज़ाइन। डेटाबेस स्ट्रक्चर का पहले भी डिस्कस किया कि इसका जो डिज़ाइन है इसको हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, द conceptual data model or logical data model is converted into database structure for a specific DBMS. If there is a relational DBMS, then the conceptual data model are mapped on the to the normalized relations. हमारे पास जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है इसमें उसका एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा होता है। हम इसमें ये क्रिएट करते हैं कि इसमें कौन सी एंटिटीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, रिलेशनशिप इसमें किस तरह से मेंटेन किया जाएगा, और अगर जो हमने एक रिलेशन भी बना लिया है, हम जो टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं एंटिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो हम फर्दर ये देखते हैं कि क्या वो टेबल हमारे नॉर्मलाइज्ड हैं। अगर वो टेबल नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, उनको एक फाइन फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें हम कंसेप्चुअली तौर पर एक DBMS का सारा डाटा जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं, ये हमारा कहलाते हैं कि ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है। Physical database design. In physical database design, the logical database design is converted into physical structures such as files and tables. The indexes and access methods are also specified. Similarly, physical design is also concerned with सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी etc. फिजिकल में हम उसके फर्दर जो थिंग्स हमारे पास आ जाती है कि इसकी स्टोरेज कहाँ होगी, इसको किस में कन्वर्ट करना है, किस तरह से टेबल्स की फॉर्म में डाटा को रखना है, इसके इंडेक्सेस क्या होंगे, इसको जो डाटा हमारा एक टेबल्स की फॉर्म में इसको एक्सेस मेथड्स इसके क्या है, किस तरह से क्यूरी करनी है, कैसे हमें उसको एक्सेस करना है। और सिमिलरली इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल डिज़ाइन है वो ये कंसर्न करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी, डाटा हमारा सिक्योर, उसमें हमने DBMS जो एक डेवलप किया है, तो डाटाबेस हम बना रहे हैं वो सिक्योर हो, उसका बैकअप हो, उसकी रिकवरी, इस तरह के जितने जो वर्क हमारे हैं वो फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में डिस्कस किए जाते हैं, वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन का। जब हमने डाटा प्लान कर लिया, जो डाटाबेस सिस्टम डेवलप करना था उसको एनालाइज भी कर लिया,
डेटाबेस डिज़ाइन को भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से उसका डिज़ाइन डेवलप किया जाएगा। देन हम फोर्थ वन पे आते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन का है कि आफ्टर द डिज़ाइन फेज एंड सेलेक्टिंग अ सुटेबल डीबीएमएस द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। द पर्पस ऑफ दिस फेज इज टू इंस्टॉल एंड रन द डेटाबेस सिस्टम। हमारा जो बेसिकली पर्पस होता है इम्प्लीमेंटेशन में कि हमने जो डेटाबेस डेवलप की है उसको इंस्टॉल कर दें, उसको रन करना है डेटाबेस को, कि उसको इम्प्लीमेंट करके देखना कि उसकी वर्किंग ठीक है, जिस तरह से हमने डेवलप किया है वो उस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उसमें कुछ किसी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत आती है तो हम उसको मेंटेन करते हैं। In database implementation phase, the database administrator (DBA) normally requires a server computer. The DBA may also need the services of network administrators to connect the users with the server. The user can share information through the server database server. यहाँ पर अब होगा क्या, जो DBA है उसके पास एक सर्वर कंप्यूटर होगा जिससे बाकी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। लिहाजा जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वो अपना डाटा शेयर कर रहे होंगे उस सर्वर कंप्यूटर के साथ, और वहीं से वो DBA उनके जो वर्किंग उनको चेक भी कर रहा होगा कि अगर किसी के कंप्यूटर में अगर 4 से 5 यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, तो सर्वर कंप्यूटर वहाँ से उनको विजिट भी करता रहता है कि उनकी वर्किंग ठीक है। अगर किसी को कोई इशू आ जाए तो वहाँ से उसको कनेक्ट करके उसके इशू भी रिजॉल्व किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो फिज़िकल डिज़ाइन और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से रेलेवेंट ही होगा, जिसको हम डीपली स्टडी करेंगे कि किस तरह से लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है और किस तरह से जो हमारे पास फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है उसको हम क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।